सब्सक्राइब करें और कमेंट हाइप करें, क्योंकि गाइस जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं तुरंत उस बैंक से संपर्क करूंगा जिसने टियानेंग को सबसे ज्यादा लोन दिया है। यह कहते ही जे ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह सीधे ऑफिस की तरफ गया और तुरंत जरूरी जानकारी ढूंढने लगा। उसी समय टियानेंग एनर्जी के प्रेसिडेंट का ऑफिस पूरी तरह बिखरा हुआ था। फटे हुए अनगिनत कागज पूरे फर्श पर बिखरे पड़े थे और जोजेन सोफे पर ढहकर बैठा था, पूरी तरह खोया हुआ। उसे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सारे प्रोडक्शन इक्विपमेंट आखिर आए कहां से। अचानक टेबल पर रखा एन्क्रिप्टेड फोन तेज आवाज के साथ बज उठा। यह बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ली से संपर्क करने वाली सीधी लाइन थी। आवाज सुनते ही जोजेन का शरीर जोर से कांप उठा। वह मुश्किल से खड़ा हुआ और कॉल उठाई। फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी पुरुष आवाज आई, डायरेक्टर जोजन, आपकी कंपनी के शेयर प्राइस में असामान्य उतार चढ़ाव हुआ है। फोर्स्ड लिक्विडेशन और एसेट प्लेज की क्लॉजेस पहले ही एक्टिवेट हो चुकी हैं। अब आपको तुरंत कुल 7.2 बिलियन का लोन चुकाना होगा। टियानेंग एनर्जी की अब कोई कीमत नहीं बची। यह सुनते ही जोजन का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। वह जानता था कि सामने वाला सच कह रहा है, लेकिन कुछ सेकंड की खामोशी के बाद फोन के दूसरी तरफ से आवाज फिर आई। हालांकि आधे घंटे पहले इनचेन टेक्नोलॉजी ने कॉल किया था। वे शहर के दक्षिणी उपनगर में मौजूद आपके इंडस्ट्रियल पार्क की सभी एसेट्स खरीदने के लिए तैयार हैं, जिसमें फैक्ट्री इक्विपमेंट और लैंड यूज राइट्स भी शामिल हैं। यह सुनते ही जोजेन की आंखों के आगे अचानक अंधेरा छा गया। अपमान और गुस्से ने उसकी समझ पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। वह पागलों की तरह चिल्लाया, सपने में भी नहीं। भले ही मैं पूरी फैक्ट्री जला दूं, लेकिन इसे ह्यूज टेक्नोलॉजी को कभी नहीं दूंगा। जोजन की हिस्टेरिकल चीखें पूरे ऑफिस में गूंज रही थीं, लेकिन फोन के दूसरी तरफ से बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई। दक्षिणी उपनगर का इंडस्ट्रियल पार्क वही मुख्य एसेट है जिसे गिरवी रखा गया है। बैंक को गारंटी की संपत्ति को एक तरफा तरीके से डिस्पोज करने का अधिकार है। हम आपको सिर्फ सूचना दे रहे हैं, वरना आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और दोबारा उठने का कोई मौका भी नहीं होगा। इतना कहकर कॉल कट गई और ऑफिस में सिर्फ जोजन अकेला खड़ा रह गया, पूरी तरह खोया हुआ। दूसरी तरफ एनचेन टेक्नोलॉजी के ऑफिस में जीन ने अभी अभी डायरेक्टर ली के साथ अपनी बातचीत खत्म की थी। वह आपकी तरफ मुड़ा और बोला, बैंक ने एक्विजिशन को मंजूरी दे दी है। वे तुरंत जोजन पर दबाव डालेंगे। आप बिना मुड़े बस इतना कहते हैं, बाकी सब तुम संभाल लो। आगे से ऐसी छोटी मोटी चीजों का फैसला तुम खुद कर सकते हो। वैनान ये सुनकर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह बहुत हैरान है, लेकिन दिल की हलचल को दबाकर समझ जाता है, मैं सभी डिटेल्स को अच्छी तरह संभाल लूंगा। आप सिर हिलाते हैं और फिर प्रोडक्शन वर्कशॉप की तरफ चल पड़ते हैं। इस समय वर्कशॉप के अंदर माहौल बहुत जोश भरा है। सभी कर्मचारी उत्साह से बातें कर रहे हैं। आप धीरे धीरे भीड़ के पास पहुंचते हैं। अगले ही पल सभी लोग एक साथ आपकी तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। आप चारों तरफ नजर डालते हैं और शांत आवाज में कहते हैं, पिछले कुछ दिनों में आप सबने बहुत मेहनत की है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सफल रही। जो लोग मुझ पर भरोसा करते हैं उन्हें मैं कभी निराश नहीं करूंगा। इस महीने से सभी कर्मचारियों की सैलरी 100% बढ़ा दी जाएगी। यह सुनते ही पूरा वर्कशॉप कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक जोरदार तालियों और खुशी की आवाजों की लहर उठती है। लेकिन आप कर्मचारियों के इस उत्साह पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। आप बस सनले को इशारा करते हैं, फिर मुड़कर बगल वाले प्राइवेट ऑफिस में चले जाते हैं। सनले तुरंत आपके पीछे आता है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर आप कहते हैं, शहर के दक्षिण में टियानेंग एनर्जी का इंडस्ट्रियल पार्क जल्द ही हमारा होगा। मुझे चाहिए कि तुम और तुम्हारी टीम तुरंत एक स्पेशल वर्किंग ग्रुप बनाओ और टियानेंग की मौजूदा प्रोडक्शन लाइंस को हमारी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर सबसे तेज और सबसे कम खर्च वाला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान तैयार करो। यह सुनकर सनली की सांस एक पल के लिए रुक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि टियानेंग एनर्जी का बिजनेस इतनी जल्दी आपके द्वारा अक्वायर होने वाला है, लेकिन वह जल्दी ही खुद को संभाल लेता है। टियानेंग की प्रोडक्शन लाइंस सीधे सीधे यूएन चेन नंबर 1 बैटरी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती और ट्रांसफॉर्मेशन में भी काफी समय लगेगा।
लेकिन अगर हम अपनी कुछ एक्सक्लूसिव टेक्नोलॉजी को जानबूझकर छोड़ दें और मौजूदा इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके यूएन चैन बैटरी का एक कमज़ोर वर्जन बनाएं, तो उसकी परफॉर्मेंस फिर भी मार्केट की सभी लिथियम बैटरीज को आसानी से पीछे छोड़ देगी और साथ ही प्रोडक्शन कैपेसिटी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ जाएगी। फिर वह कहता है, मैं समझ गया डायरेक्टर गो, हम 2 सीरीज लॉन्च कर सकते हैं। हमारी ओरिजिनल प्रोडक्शन सिर्फ हाई एंड ऑटोमोबाइल और एरोस्पेस सेक्टर के लिए होगी, जबकि ट्यानिंग की प्रोडक्शन लाइंस का इस्तेमाल मिड रेंज मार्केट पर कब्जा करने के लिए किया जाएगा। कुछ ही दिनों में मैं प्रिलिमिनरी रिपोर्ट तैयार कर दूंगा। इतना कहकर सनले तुरंत मुड़ता है और चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीन कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और स्थिर कदमों से आपकी तरफ बढ़ता है। बैंक ने हमारे एक्विजिशन ऑफर को अप्रूव कर दिया है और तियन एनर्जी की एसेट प्रिजर्वेशन प्रोसीजर भी शुरू कर दी है। उन्होंने हमारी लगभग सभी शर्तें मान ली हैं, लेकिन आप बस एक नज़र डालते हैं और कहते हैं, मैंने कहा था ना, ये सब तुम खुद तय करो। मैंने अभी सनले के साथ एक प्लान की बात की है, उस पर नज़र रखो। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूं। इतना कहकर आप खड़े होते हैं और बाहर निकल जाते हैं। अब आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं और फिर अपोकलिप्टिक माइनिंग जारी रखने वाले हैं, है ना? आधे घंटे बाद आप ग्लोबल वेयरहाउस होलसेल मार्केट पहुंचते हैं, जो पूरे शहर के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में से एक है। आप चारों तरफ देखते हैं और सीधे मार्केट मैनेजमेंट ऑफिस में चले जाते हैं। नमस्ते, मुझे कुछ सामान का बड़ा बैच खरीदना है। इतना कहकर आप एक कागज निकालकर टेबल पर रख देते हैं। मैनेजर उस लिस्ट को कैजुअली उठाकर पढ़ना शुरू करता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा अचानक जम जाता है। 500 टन रिफाइंड राइस और 500 टन आटा, 100 टन फ्रोजन पोर्क, 100 टन बीफ और 100 टन मटन। सर, क्या आपको यकीन है कि आपसे कोई गलती नहीं हुई? आप कुछ नहीं कहते, बस अपनी बैंक कार्ड की लिमिट दिखा देते हैं। ये देखकर मैनेजर तुरंत चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहता है, सम्मानित ग्राहक, यह हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अभी तुरंत व्यवस्था करता हूं। मैं गारंटी देता हूं कि अगले कुछ घंटों में आपका सारा माल तैयार कर दिया जाएगा। इसके बाद पूरा होलसेल मार्केट अचानक हरकत में आ जाता है। अनगिनत फोकलिफ्ट्स और मजदूर तुरंत काम पर लगा दिए जाते हैं। चावल के बोरे और जमे हुए मांस के कार्टन गोदामों से निकाले गए और फिर उन्हें दर्जनों बड़े कंटेनर ट्रक्स पर लाद दिया गया। इसी समय माल की क्वालिटी चेक करने के बहाने आपने मार्केट के पीछे एक अस्थायी ट्रांजिट वेयरहाउस किराए पर ले लिया। जल्दी ही सामान से भरे ट्रक उस गोदाम में आने लगे। सूची में मौजूद सामान तेजी से जमा होकर छोटे छोटे पहाड़ जैसा बन गया। थोड़ी ही देर में सब कुछ डिलीवर हो गया और आपने बिना झिझक भुगतान कर दिया। इस वजह से मैनेजर और भी ज्यादा उत्साहित हो गया और कहने लगा कि अगर आप अगली बार फिर उससे खरीदेंगे तो वह आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट देगा। थोड़ी देर बाद आपने सभी लोगों को वापस भेज दिया। फिर आप चावल के बोरों के उस छोटे पहाड़ के सामने खड़े हुए और हल्के से हाथ हिलाया। अगले ही पल वह पूरा सामान हवा में गायब हो गया और सीधे आपके डायमेंशनल वेयरहाउस के अंदर दिखाई देने लगा। पूरा प्रोसेस बिल्कुल शांत और बेहद एफिशिएंट था। इसके अलावा आपने टनों के हिसाब से तेल, नमक और चीनी भी खरीदी। साथ ही दीवारों जितने ढेर में कैंड फूड, कंप्रेशन बिस्किट्स, इंस्टेंट नूडल्स और अनगिनत दवाइयां व मेडिकल डिवाइसेस भी ले लिए। इसके अलावा आपने 100 से ज्यादा बैरल पेट्रोल और डीजल भी मंगवाए। जब आपने देखा कि आपके डायमेंशनल स्पेस में अभी भी थोड़ी जगह बची है, तो आप तुरंत एक बड़े कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और हार्डवेयर मार्केट की तरफ गाड़ी चलाकर गए और तरह तरह के इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, यहां तक कि कुछ सीएनसी मशीन टूल्स और 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट भी खरीद लिए। जब आपका डायमेंशनल वेयरहाउस पूरी तरह भर गया, तब आप ट्रक चलाकर वापस कन्वीनियंस स्टोर की तरफ लौटे। तभी वही परिचित वेटलेस फीलिंग फिर से आई। आपने देखा कि सामने की दुनिया मुड़ने और सिकुड़ने लगी। अगले ही पल आप फिर से एपोकलिप्टिक दुनिया में पहुंच गए। आपने शांत होकर इस यात्रा के सेंसरी इंपैक्ट को महसूस किया। एक पल बाद आपने टोकी वोकी उठाया और कहा, रोसिग्नल, साइंस पार्क की क्या स्थिति है? जवाब आया, सब कुछ ठीक चल रहा है। आपके निर्देशों के अनुसार हमने पार्क के सर्वेलेंस और अलार्म सिस्टम की मरम्मत कर दी है। डॉर्मिटोरी के चारों तरफ 3 डिफेंस लाइंस बना दी गई हैं। अब कोई भी हलचल हमारी नजरों से बच नहीं सकती।
इन दिनों 300 से ज्यादा लुटेरों ने पार्क में घुसने की कोशिश की थी। हमने उनमें से कुछ को पकड़ भी लिया है। अब ऑफिशियली रोसिनोल के 43 सदस्य हो चुके हैं। यह सुनकर आपने कहा, तुमने उम्मीद से भी बेहतर काम किया है। अभी लोगों को स्क्वायर पर भेजो, मैं तुम्हारे लिए चीजें लाया हूं। यिन की आवाज तुरंत और जोश से भरी आई। समझ गया बॉस। कॉल खत्म करने के बाद आप पब्लिक चैनल पर आए और बस इतना कहा, व्यापार पहले की तरह जारी रहेगा। यह छोटा सा वाक्य पानी के नीचे फटे बम की तरह फैल गया। अगले ही पल टोकी वोकी पर जवाब आने लगे। फिची रिसीव्ड, पेंगचाओ रिसीव्ड, डेंगता रिसीव्ड, फानजोव रिसीव्ड। पिछले कुछ दिनों से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से यहां नहीं आए थे और सच कहें तो सभी लोग बेचैन थे। ताजा बीफ का स्वाद, तंबाकू और शराब का मजा चखने के बाद अब कोई भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना चाहता था। अफवाहें फैल रही थीं कि आप इस डील से खुश नहीं थे और कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि शायद आपके साथ कोई हादसा हो गया। लेकिन अब आपके लौट आने से चारों बड़ी ताकतों को राहत मिल गई। 20 मिनट से भी कम समय में यिन की भेजी हुई गाड़ियों की टीम स्क्वायर पर पहुंच गई। टीम का लीडर एक मजबूत आदमी था जिसके चेहरे पर बड़ा सा निशान था। इस समय उसके चेहरे पर जरा भी घमंड नहीं था, सिर्फ सम्मान और जोश था। आपने हल्के से हाथ हिलाया और अगले ही पल सप्लाई के कई बड़े बड़े बॉक्स अचानक सामने प्रकट हो गए। उनमें कैंड फूड, सी फूड, लैम चॉप्स, ड्रिंक्स, बियर और पीनट्स थे। यहां तक कि कई बिल्कुल नए पोर्टेबल जनरेटर भी थे। आपने कहा, यह तुम्हारा रिवॉर्ड और सप्लाई है। इनसे कह देना कि लोगों को खुलकर इस्तेमाल करने दे, सामान काफी है। यह देखकर उस निशान वाले आदमी की आंखें लाल हो गईं और वह बोला, धन्यवाद बॉस, मैं यह संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। इनकी टीम के जाने के बाद चारों बड़ी ताकतों की ट्रेडिंग टीम्स भी एक एक करके स्क्वायर पर आ गईं। इस बार वे पहले से ज्यादा सोना और क्रिस्टल कोर्स लेकर आए थे। पूरा ट्रांजैक्शन बिना किसी देरी के पूरा हुआ। चारों बड़ी ताकतें आपके सामने आज्ञाकारी छात्रों की तरह खड़ी थीं। थोड़ी देर बाद सब लोग स्क्वायर छोड़कर चले गए और वहां फिर से सन्नाटा छा गया। आपने अपने लूट पर हल्के से हाथ फेरा। 500 किलो से ज्यादा सोना और 63 क्रिस्टल कोर्स। फिर आपने बिना हिचकिचाए उन सभी क्रिस्टल कोर्स को एब्सॉर्ब कर लिया। एक पल में आपके शरीर के अंदर भारी ऊर्जा फट पड़ी। आपकी टेलीकिनेसिस की ऊपरी सीमा आसानी से 500 किलो से ऊपर पहुंच गई। उसी समय आपका डिमेंशनल वेयरहाउस भी फैल गया और एक नई स्पेशल स्किल अनलॉक हो गई। अब आप मेंटल एनर्जी खर्च करके 20 मीटर के दायरे में अपनी इच्छा से ब्लिंक कर सकते थे। जब तक आपकी मेंटल एनर्जी खत्म न हो, आप कम से कम 30 बार ब्लिंक कर सकते थे। इसके बाद आपने टेस्ट करना शुरू किया। आपने अपनी टेलीकाइनेसिस को एक सिक्के पर केंद्रित किया और उसे झटके से फेंका। अगले ही पल वह सिक्का सुपरसोनिक स्पीड से उड़ गया। अपने शरीर में उमड़ती ताकत को महसूस करके आप जोर से हंस पड़े। यही तो पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया का असली नियम था। इसके बाद आपने टोकी वोकी पर फांजो से संपर्क किया और कहा, ज्यूयान और वांग शोमिंग को स्क्वायर पर मेरे पास भेजो। जवाब तुरंत आया, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। बेलू की आवाज में कोई सवाल नहीं था। जल्दी ही फांजो की गाड़ियों की टीम स्क्वायर पर पहुंच गई। कई हथियारबंद सैनिक ज्यूयान और वांग शोमिंग को एस्कॉर्ट करके लाए। दोनों आदमी तेजी से आपके पास आ गए। एक पल बाद आप दुकान की तरफ बढ़े और बोले, मुझे और चिप्स चाहिए, मैं उन्हें कहां से पा सकता हूं? वांग शोमिंग ने गहरी सांस ली और कहा, 3 प्रोडक्शन बेस हैं, लेकिन हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। पहला शहर के उत्तर के हेवी इंडस्ट्रियल जोन में है, जो ज़ॉम्बीज से भरे सबसे घने इलाकों में से एक है। दूसरा पश्चिमी उपनगर के लॉजिस्टिक्स ट्रांजिट पोर्ट में है, जहां कभी आबादी बहुत ज्यादा थी लेकिन अब वह पूरी तरह डेड सिटी बन चुका है। तीसरा बहुत दूर है और मौजूदा ट्रैफिक कंडीशंस में वहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। त्यानक्विन कंपनी के पास स्टोर नंबर 7 बैटरी के अलावा और कौन सी टेक्नोलॉजी है? यह सुनते ही वांग चुंगिन और जुयुआन एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर वांगचोंग बोलना शुरू करता है, टोर नंबर 8 बैटरी की एनर्जी डेंसिटी नंबर 7 से 3 गुना ज्यादा है और इसमें इंस्टेंट ओवरलोड आउटपुट की क्षमता भी है। इसे खास तौर पर कुछ स्पेशल इक्विपमेंट के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन इसका बेस मटेरियल बहुत ही रेयर है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी बेहद जटिल है, इसलिए इसकी लागत बहुत ज्यादा हो जाती है। इसी वजह से कंपनी ने सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन ही बचाकर रखी है, जो पश्चिमी उपनगर के लॉजिस्टिक्स पोर्ट बेस में है। इतना कहकर वह चुप हो गया और माहौल थोड़ा भारी हो गया।
तभी अचानक जुयुआन उत्साह से बोल उठा, टेनकिन कंपनी सिर्फ बैटरी सप्लायर ही नहीं है। आपदा से पहले कंपनी ने भारी निवेश करके पायोनियर प्रोजेक्ट शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट का फाइनल प्रोडक्ट पायोनियर नंबर 1 है, जिसका मकसद कंस्ट्रक्शन और हैवी ऑपरेशंस करना है। इसकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर है। यह पूरी तरह इलेक्ट्रिक है और इसमें एक साथ 6 टॉर नंबर 8 बैटरीज लग सकती हैं। यह फुल पावर पर लगातार 72 घंटे तक इंटेंसिव काम कर सकता है। यह सुनकर आप गहरी सोच में पड़ जाते हैं। भले ही यह चीज लड़ाई के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन अगर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया जाए तो यह एक असली युद्ध मशीन बन सकती है। यह सोचते ही आप तुरंत और डिटेल्ड जानकारी मांगते हैं। आपको पता चलता है कि पायोनियर का R&D सेंटर ईजू में है, जो यहां से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। उस बेस में 3 तैयार पायोनियर मौजूद हैं, साथ ही 10 असेंबली पार्ट्स और एक पूरी प्रोडक्शन लाइन भी है। लेकिन वहां तक पहुंचना लंबा और बेहद खतरनाक सफर होगा। यह सुनते ही आपका दिल तेज धड़कने लगता है, क्योंकि पायोनियर का प्रभाव टॉर नंबर 7 बैटरी से भी 100 गुना ज्यादा हो सकता है। आपको किसी भी कीमत पर पायोनियर हासिल करना होगा। जल्दी ही आप खुद को शांत करते हैं और कहते हैं, तुम लोग जा सकते हो। इसके बाद आप मुड़कर वापस दुकान में जाते हैं और धीरे से लोहे का शटर गिरा देते हैं, ताकि बाहर की दुनिया से सब कुछ कट जाए। थोड़ी देर बाद स्क्वायर में एक आर्मर्ड व्हीकल के इंजन की आवाज गूंजती है और फिर धीरे धीरे दूर चली जाती है। दुकान के अंदर आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं। अकेले वहां जाना बहुत जोखिम भरा है और नाइट ब्लड टीम अभी बहुत छोटी है। चारों बड़ी ताकतों के लोगों की संरचना भी बहुत जटिल है और उनका इक्विपमेंट भी एक जैसा नहीं है, इसलिए उनके साथ घुसना भी आसान नहीं होगा। फिलहाल तो पश्चिमी उपनगर का लॉजिस्टिक्स पोर्ट भी घुसने के लिए बेहद मुश्किल जगह है। इसके लिए आपको हजारों लोगों की एक अच्छी तरह प्रशिक्षित और पूरी तरह सुसज्जित सेना चाहिए, और इसके पीछे भारी रिसोर्सेज और एक स्थिर बेस भी होना जरूरी है। इसलिए आपको दुकान को ही केंद्र बनाकर एक मजबूत बेस बनाना होगा, धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलना होगा और इस अपोकलिप्टिक दुनिया के खंडहरों से कीमती चीजें निकालनी होंगी। जैसे ही यह शुरुआती योजना आपके दिमाग में साफ होती है, आप तुरंत टोकी वॉकी से यिंग से संपर्क करते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक नया प्लान है। श्याओमी स्क्वायर के आसपास एक बेस बनाना है। मुझे मैना पावर चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके पास कंस्ट्रक्शन या इंडस्ट्री का अनुभव हो चलेगा। तुम्हारा काम ऐसे लोगों को ढूंढना है। यह सुनकर यिंग की सांस थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन वह अपने शौक को दबाते हुए तुरंत कहती है, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। कॉल खत्म करने के बाद आप तुरंत पब्लिक चैनल खोलते हैं और कहते हैं, यह शाओगू बोल रहा है। मैं सेंट्रल स्क्वायर पर एक परमानेंट ट्रेडिंग पॉइंट और सेफ जोन स्थापित करने जा रहा हूँ। बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन कल से शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन के दौरान मुझे टिनकियॉन टेक्नोलॉजी पार्क पर हुए हमले से दोगुनी सिक्योरिटी चाहिए। सप्लाईज रोज के हिसाब से दी जाएंगी। ये शब्द चारों बड़ी ताकतों के नेताओं के दिल पर हथौड़े की तरह लगे। वे हैरान भी थे और गुस्से में भी, लेकिन उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि आपके पास लगभग अनंत रिसोर्सेस थे और आपको चारों ताकतों के हिस्सों की बिल्कुल चिंता नहीं थी। फिलहाल इससे भी ज्यादा जरूरी काम सामने था। आप एक कागज निकालते हैं और पीछे जल्दी जल्दी पेन से स्केच बनाना शुरू करते हैं। शाओमी को स्टार्टिंग पॉइंट बनाकर पूरे सेंट्रल स्क्वायर को कोर एरिया बनाया जाएगा। पहला कदम होगा एक विशाल दीवार बनाना, ऐसी दीवार जो बड़े पैमाने के सीज को झेल सके और भारी म्यूटेंट्स के टकराव को भी रोक सके। शुरुआती अनुमान के मुताबिक इसकी ऊंचाई कम से कम 10 मीटर होगी और मोटाई 3 मीटर से कम नहीं होगी। दीवार रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से बनेगी और उसके अंदर हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील प्लेट्स को स्केलेटन की तरह एम्बेड किया जाएगा। यह निस्संदेह एक विशाल परियोजना थी और इसके लिए जरूरी मटेरियल्स की मात्रा लगभग एस्ट्रोनॉमिकल थी, लेकिन आपकी नज़र में यह कोई समस्या नहीं थी। आपको बस एक बहुत बड़ा वेयरहाउस और एक लंबी परचेस लिस्ट चाहिए थी। इसी समय सुबह होने लगी और रोलिंग डोर के सामने शिवांग के कई सर्वाइवर्स उम्मीद भरी नजरों से खड़े थे। आप शाओम से बाहर निकलते हैं और सीधे कहते हैं, मैं वर्कर्स भर्ती करने जा रहा हूं। रोज 3 वक्त का खाना मिलेगा और मांस जितना चाहो उतना। यह सुनते ही सभी सर्वाइवर्स में तुरंत हलचल मच गई। आपने कुछ और समझाने की जरूरत नहीं समझी, बस हाथ उठाकर हल्का सा इशारा किया और अगले ही पल कई लंच मीट की कैनेट बॉक्सेस अचानक हवा से प्रकट हो गईं।
फिर आपने शांत आवाज में कहा, ये खबर फैला दो कि ये स्क्वायर अब बेस बनाने के लिए वर्कर्स भर्ती कर रहा है। जो भी काम करना चाहता है वह अभी आकर रजिस्टर कर सकता है। ये कैंड फूड तुम्हारी मजदूरी है इस खबर को फैलाने के लिए। हर व्यक्ति को एक डिब्बा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन आधिकारिक रूप से 8 घंटे बाद शुरू होगा। तभी भीड़ में से एक आदमी तेज कदमों से बाहर आया। उसने कैंड फूड उठाया और मुड़कर खंडहरों की तरफ दौड़ पड़ा। मैं यह खुशखबरी अपने परिवार को बताने जा रहा हूं। यह देखकर बाकी लोग भी तुरंत समझ गए और पागलों की तरह शहर के हर कोने में यह खबर फैलाने के लिए दौड़ पड़े। जब स्क्वायर के सभी शिवांग सर्वाइवर्स जा चुके थे, तब आपने टोकीवोकी उठाया और यिंग से कहा, अपने सभी लोगों को इकट्ठा करो और 8 घंटे बाद स्क्वायर पर जमा हो जाओ। पहले बैच के कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और सप्लाईज को रिसीव करने के लिए तैयार रहो। इसके बाद आप फिर पब्लिक चैनल पर आए और कहा, सेंट्रल स्क्वायर प्रोजेक्ट ठीक 8 घंटे बाद शुरू होगा। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले सभी डिफेंस फोर्सेस अपनी जगह पर तैनात हो जाएं। मैं पहले दिन का भुगतान 8 घंटे बाद करूंगा। ये कहकर आपने कम्युनिकेशन बंद कर दी और उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया। फिर आपने रोलिंग डोर नीचे गिराया और एक बार फिर डिमेंशन पार कर गए। जानी पहचानी वेटलेस फीलिंग के बाद आप एक बार फिर रियल वर्ल्ड में लौट आते हैं। अनगिनत रिसोर्सेज खरीदे जाने का इंतजार कर रहे हैं। आपके दिमाग में तुरंत तंगलाओ का ख्याल आता है। फिर आप अपना फोन निकालते हैं और स्वान को कॉल करते हैं। मेरे पास 800 किलो का माल है, तुरंत तंगलाओ को इसकी खबर दो। यह सुनकर स्वान की आवाज शौक से कांपने लगती है और थोड़ी ही देर में तंगलाओ खुद फोन पर आ जाता है। मिस्टर गो, क्या कीमत पिछली बार जैसी ही रहेगी? आप जवाब देते हैं, हाँ, लेकिन कैश के अलावा मुझे कुछ और चीजें भी चाहिए। जितना ज्यादा सीमेंट और स्टील हो सके उतना, और कंस्ट्रक्शन मशीन्स जैसे एक्सकेवेटर और बुलडोजर भी। बस काम करने लायक होने चाहिए। ये सुनते ही तांगलाओ कुछ देर तक चुप हो जाता है। फिर कहता है, आप जो चीजें मांग रहे हैं उनकी मात्रा बहुत बड़ी है। इन्हें एक साथ इकट्ठा करने में समय लगेगा। आपका लहजा थोड़ा सख्त हो जाता है। दूसरों के लिए यह समस्या हो सकती है, लेकिन मुझे यकीन है कि टंगलाओ के लिए नहीं। मैं 6 घंटे के अंदर नतीजे देखना चाहता हूं। इतना कहकर आप फोन काट देते हैं। उसी समय टंगलाओ अपने ऑफिस में आंखें बंद करके बैठा था और स्वान चिंतित होकर उसे देख रहा था। यह पहले ही हमारे बिजनेस स्कोप से बाहर है। सामान्य तरीकों से इतनी जल्दी सब कुछ जुटाना असंभव है और इससे लोगों का ध्यान भी खींच सकता है। लेकिन तंगलाओ धीरे धीरे आंखें खोलता है और कहता है, जब मिस्टर गो यूएन चैन नंबर 1 जैसी चीज बाहर निकालते हैं तो क्या वह ध्यान नहीं खींचता? बहुत से लोग पहले ही उन्हें नोटिस कर चुके हैं। हमारी छोटी हरकतें उसके सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो मांगा है वह 6 घंटे के अंदर तैयार होना चाहिए। कीमत बढ़ानी पड़े तो बढ़ाओ, लेकिन सामान तुरंत चाहिए। स्वान समझ जाता है कि तांगलाओ ने फैसला कर लिया है। ये एक जोखिम भरी बाजी है जिसमें आने वाले दशकों तक टैंग परिवार की सफलता या असफलता तय होगी। दूसरी तरफ आप फिर से ग्लोबल स्टोरेज होलसेल मार्केट पहुंचते हैं। मैनेजर आपको देखते ही चापलूसी भरी मुस्कान के साथ स्वागत करता है। बॉस गो, इस बार आपको क्या चाहिए? आप कुछ नहीं कहते, बस एक लिस्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। मैनेजर दोनों हाथों से लिस्ट लेता है और अगले ही पल उसकी आंखें लगभग बाहर निकलने लगती हैं। इस बार रिसोर्सेज की मात्रा पिछली बार से 3 गुना ज्यादा थी और इसके अलावा 5000 सेट्स, टेंट्स और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी हेलमेट्स भी थे। उस समय मैनेजर के हाथ लिस्ट पकड़ते हुए कांप रहे थे, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल शांत थी। लिस्ट के हिसाब से सामान तैयार करो, पैसे की चिंता मत करो। वह तुरंत बोला, जी बिल्कुल, मैं अभी इंतजाम करता हूं। इतना कहकर वह कोई और सवाल पूछने की हिम्मत भी नहीं करता और सीधे वेयरहाउस एरिया की तरफ दौड़ जाता है। पूरा होलसेल मार्केट फिर से पागलों की तरह काम में लग जाता है, जबकि आप पिछली बार वाले ट्रांजिट वेयरहाउस के दरवाजे पर खड़े होकर ट्रकों से अंदर आते रिसोर्सेज को देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब आखिरी बॉक्स भी डायमेंशनल वेयरहाउस में स्टोर हो जाता है, तभी स्वान का मैसेज आता है, सब तैयार है, शहर के पूर्व में अबैंडन्ड इंडस्ट्रियल पार्क में खड़ा है, किसी भी समय डिलीवरी के लिए तैयार। उसी समय जीन का भी कॉल आता है। एनर्जी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जीत आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारी बैटरीज और फ्यूचर प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग में बहुत दिलचस्पी है। कल सुबह 10 बजे वे खुद अपनी टीम के साथ यानचंग टेक्नोलॉजी का दौरा करेंगे। आप कहते हैं बाकी मैं संभाल लूंगा।
त्यनेंग प्रोडक्शन पार्क के एक्विजिशन के लिए शुरुआती कैपिटल लगभग 300 मिलियन चाहिए। जीन जवाब देता है, कोई समस्या नहीं, मैं इसका इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद आप कॉल काट देते हैं। थोड़ी देर बाद आप टीजीने विला पहुंचते हैं, जहां स्वान पहले से दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा होता है। आप ट्रक का कंपार्टमेंट खोलते हैं और कुछ बॉक्सेस की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सब कुछ यहीं है, लोगों से कहो अंदर ले जाएं। स्वान तुरंत व्यवस्था करता है और आपको लिविंग रूम में ले जाता है। वहां तांगलाओ गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ बैठा था। मिस्टर गो, आपने बहुत मेहनत की। आप भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तंगलाओ ने भी बहुत मेहनत की है। तंगलाओ बोलता है, सोने की कुल कीमत 656 मिलियन है। जिन चीजों की आपको जरूरत थी उनकी लागत 180 मिलियन है। मैंने चाओसू से ट्यानिंग एक्विजिशन के लिए फंड भी तैयार करवा दिए हैं। बाकी रकम मैं पहले वाले फंड में जोड़ दूंगा और सब आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके अलावा मिस्टर गो की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सफलता का जश्न मनाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपको 5 मिलियन गिफ्ट देना चाहता हूं। उम्मीद है आप इसे मना नहीं करेंगे। ये अब किसी सामान्य बिजनेस डील जैसा नहीं लग रहा था। तंगलाओ हंसते हुए कहता है, जब आपने यू इन चेन नंबर 1 निकाला था तभी मुझे समझ आ गया था कि आप साधारण इंसान नहीं हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन टंग परिवार को आगे बढ़ना है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आपको जो भी चाहिए, जब तक मैं कर सकता हूं, मैं कभी मना नहीं करूंगा। और हाँ, मैंने डायरेक्टर जगने से भी बात कर ली है। अगर आप कोऑपरेशन का रवैया दिखाएं और उन्हें संतुष्ट करने वाला प्रोडक्शन प्लान दें, तो वे आपके लिए कई रुकावटें हटा देंगे। आप कहते हैं, धन्यवाद तंगलाओ, आपकी सलाह बहुत काम आएगी। तंगलाओ फिर कहता है, आगे के बिजनेस में मैं धीरे धीरे चाओबो बी को शामिल करूंगा। उम्मीद है मिस्टर गो इसे बुरा नहीं मानेंगे। इसके बाद सीमेंट और स्टील बार्स के बड़े बड़े ढेर तैयार किए जाते हैं। फिर आप ट्रक लेकर कन्वीनियंस स्टोर की तरफ लौटते हैं। शटर गिराने के बाद आप तुरंत डायमेंशन पार कर लेते हैं। अगले ही पल आप फिर से अपोकलिप्टिक दुनिया में होते हैं। इस समय स्क्वायर में बड़ी भीड़ जमा थी। यिंग और वाई रेन के सदस्य मानव दीवार बनाकर उत्साहित सर्वाइवर्स को स्क्वायर के सेंटर से दूर रोके हुए थे। साथ ही चारों बड़ी ताकतों ने भी अपनी डिफेंस पोजीशंस तैयार कर ली थीं और अस्थायी मशीन गन पोस्ट से एक डिफेंसिव सर्कल बना चुके थे। आप धीरे धीरे कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ नजर डालते हैं और कहते हैं, सेंट्रल एरिया खाली करो। जैसे ही ये शब्द निकलते हैं, वाई रेन के सदस्य तुरंत हरकत में आ जाते हैं। वे भीड़ में तेजी से रास्ता बनाते हैं और स्क्वायर के बीच में सबसे बड़ा खाली क्षेत्र साफ कर देते हैं। इसके बाद आप कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे पर खड़े होते हैं और हल्के से हाथ घुमाते हैं। अगले ही पल सैकड़ों सीमेंट के बोरे अचानक आसमान से गिरते हैं और जमीन पर एकदम साफ सुथरे ढंग से ढेर होकर जम जाते हैं। इसके बाद स्टील की सरियों के बंडल, रेत और बजरी के पहाड़ और कई टूल बॉक्स भी प्रकट होने लगे। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। सबकी हैरान निगाहों के सामने भारी कंस्ट्रक्शन मशीन्स जोरदार आवाज के साथ जमीन पर उतरने लगीं। मैदान में तुरंत हैरानी भरी आवाजें गूंज उठीं, लेकिन आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आप सीधे यिंग से बोले, सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ढूंढो, उन्हें इक्विपमेंट चेक करने दो। इलेक्ट्रिशियंस को जनरेटर चालू करने और लाइटिंग लगाने को कहो। मैं चाहता हूं कि यह जगह दिन की तरह रोशन हो जाए। बाकी लोगों को ग्रुप्स में बांटो, फाउंडेशन साफ कराओ और स्टील बार्स लगाने की तैयारी कराओ। यह सुनते ही यिंग ने जरा भी देर नहीं की। उसने लाउड स्पीकर उठाया और उसकी आवाज पूरे स्क्वायर में फैल गई। जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग का अनुभव है, वे आगे आए। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाईं तरफ खड़े हों, जो इंजीनियरिंग मशीन्स चलाना जानते हैं वे दाईं तरफ जाएं, और जो लोग रीजनल पावर नेटवर्क बनाना जानते हैं वे बीच में खड़े हों। जल्दी करो। जैसे ही ये शब्द गिरे, भीड़ तुरंत हिलने लगी और स्क्वायर में लोग अलग अलग तरफ बंटने लगे। जल्द ही 3 लंबी कतारें बन गईं। बाकी लोगों को उनकी शारीरिक ताकत के हिसाब से समूहों में बांट दिया गया ताकि वे मटेरियल्स ढो सकें और साइट साफ कर सकें। यिंग ने सख्त आवाज में कहा, सब लोग आदेश मानेंगे और मेहनत करेंगे। जो आलस करेगा या चालाकी दिखाएगा उसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल आग की लपटें उठीं और पास पड़ी स्टील पाइप को सीधे पिघले हुए लोहे में बदल दिया। इससे सभी सर्वाइवर्स के दिल में मौजूद शक खत्म हो गया और काम तुरंत शुरू हो गया।
कई इलेक्ट्रिशियंस ने बिजली की लाइनें जांचनी शुरू कर दी और केबल्स जोड़ने लगे। थोड़ी ही देर में डीजल जनरेटर की भारी आवाज गूंजने लगी और उसके बाद बुलडोजर्स और एक्सकेवेटर्स के इंजन भी एक एक करके चालू हो गए। कुछ ही पलों में इस वीरान जगह पर फिर से इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की आवाजें गूंजने लगीं। बुलडोजर्स टूटे वाहनों और मलबे को हटाने लगे। सर्वाइवर्स ने हेलमेट्स और ग्लव्स पहन लिए और सबसे साधारण टूल्स से सीमेंट की जमीन तोड़ना शुरू कर दिया और मलबा उठाकर ले जाने लगे। हजारों लोग एक साथ काम कर रहे थे और कंस्ट्रक्शन साइट के किनारे कई बड़े फील्ड कॉल्ड्रन्स लगा दिए गए थे। थोड़ी ही देर में मीट सूप की खुशबू पूरे स्क्वायर में फैल गई और वही सबके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। उसी समय आर्क के कमांड रूम में चीफ कैप्टन और बेस साथ खड़े होकर इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन देख रहे थे। कैप्टन ने गंभीर आवाज में कहा, वह कोई शहर नहीं बना रहा, वह एक नया ऑर्डर स्थापित कर रहा है। शहर के अंदर लोग उम्मीद के कारण निर्माण कर रहे हैं और शहर के बाहर सैनिक उसी उम्मीद की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। जल्द ही रात हो गई, लेकिन सेंट्रल स्क्वायर दिन की तरह चमक रहा था। कटिंग मशीन के नीचे स्टील बार से चिंगारियां उड़ रही थीं। बुलडोजर्स छोड़ी हुई मिट्टी को गहरी खाइयों में धकेल रहे थे। वर्कर्स नारे लगाते हुए फाउंडेशन ट्रेंचेस में स्टील बार्स उठा रहे थे। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया फिर से एपोकलिप्स से पहले के समय में लौट आई हो। तभी यिंग की टीम के एक अवेकेंड मेंबर ने जोर से चिल्लाया, होश में रहो, जल्दी काम खत्म करो और जल्दी खाना खाओ। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर डिफेंस लाइन पर एक कमांडर अपनी राइफल से ज़ॉम्बीज पर सटीक निशाना लगा रहा था और जोर से चिल्लाया, अपनी पोजीशन संभाल कर रखो, किसी भी ज़ॉम्बी को पास मत आने दो, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तभी अचानक यिंग डिफेंस लाइन के पीछे दिखाई दी और बोली, मिस्टर गो ने कहा है कि तुम लोग आज की पेमेंट लेने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजो। ये सुनते ही चारों कमांडर्स के चेहरों पर खुशी की चमक आ गई। वे तुरंत यिंग के साथ स्क्वायर के सेंटर की तरफ चले गए। उसी समय आप कन्वीनियंस स्टोर के एंट्रेंस पर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही वे पास आए, आपने हल्के से हाथ हिलाया और अगले ही पल रिसोर्सेज के कई छोटे छोटे पहाड़ हवा से प्रकट हो गए। 200 से ज्यादा मीट कैंस, सर्वाइवल बिस्किट्स, ड्रिंकिंग वाटर, घावों के इलाज के लिए मेडिसिन, यहां तक कि स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की पेटियां और सैकड़ों सिगरेट भी। चारों कमांडर्स वहीं खड़े रह गए, पूरी तरह स्तब्ध। आपने शांत आवाज में कहा, यह पहले दिन का रिवॉर्ड है, तुम चारों अपने अपने लोगों के लीडर हो, इसे कैसे ले जाना और बांटना है यह तुम्हारा काम है। इतना कहकर आप मुड़ते हैं और वापस दुकान में चले जाते हैं। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स कुछ देर तक वहीं खड़े रहते हैं, फिर अचानक होश में आते हैं और कम्युनिकेटर में जोर से चिल्लाते हैं, जल्दी लोगों को भेजो, यहां सब कुछ है, कैंड फूड, शराब और सिगरेट्स। थोड़ी ही देर में पूरे बेस में सैनिकों की खुशियों भरी आवाजें गूंजने लगीं। जल्द ही चारों बड़ी ताकतों के ट्रक्स गरजते हुए स्क्वायर में पहुंच गए और रिप्रेजेंटेटिव्स के निर्देश में वे तेजी से रिसोर्सेज लॉट करने लगे। लेकिन तभी जब पूरा स्क्वायर खुशी के माहौल में डूबा हुआ था, पब्लिक चैनल पर अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंज उठी, पूर्व के ब्लॉक 3 में ज़ॉम्बी हॉर्ड आ रही है, उनकी संख्या गिनना भी असंभव है। यह सुनते ही सैनिकों की मुस्कान जम गई और कंस्ट्रक्शन साइट के सर्वाइवर्स भी डर से घबराने लगे। तभी स्कॉर्पियन ने कम्युनिकेटर छीनकर जोर से चिल्लाया, अपनी पूरी ताकत लगा दो, हथियार कसकर पकड़ो और पूरी ताकत से गोली चलाओ, सामने पहली डिफेंस लाइन बनाओ। उसके शब्द गिरते ही बाकी कमांडर्स ने भी वही आदेश दे दिए। सैनिकों का मनोबल अचानक बहुत ऊंचा हो गया। वे तुरंत कॉम्बैट पोजीशन में आ गए और अपनी बंदूकें सड़क के अंत की तरफ तान दी। लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर अफरा तफरी फैलने लगी। कई सर्वाइवर्स ने अपने टूल्स फेंक दिए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी यिंग की ठंडी आवाज गूंजी, जो भी हिलेगा वह अभी मारा जाएगा। मिस्टर गो पीछे से देख रहे हैं, यह कंस्ट्रक्शन साइट ही सबसे सुरक्षित जगह है, अगर जीना चाहते हो तो काम करते रहो। यह सुनकर भीड़ थोड़ी शांत हो गई, लेकिन डर अभी भी बाकी था। तभी जमीन में कंपन और साफ महसूस होने लगा और सड़क के अंत में ज़ॉम्बी होर्ड समुद्र की लहरों की तरह उमड़ती हुई दिखाई देने लगी। अगले ही सेकंड गोलाकार डिफेंस लाइन पर लगी दर्जनों मशीन गन्स एक साथ आग उगलने लगीं। गोलियों की बारिश ने ज़ॉम्बी होर्ड में बड़े बड़े छेद खोल दिए। उसी समय रात के आसमान में विस्फोटों की आवाज गूंज उठी।
सैनिकों ने ज़ॉम्बीज को लगभग 200 मीटर दूर तक रोके रखा, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और हालात धीरे धीरे मुश्किल होते जा रहे थे। तभी ज़ॉम्बी हॉर्ड के पीछे से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई और एक विशाल म्यूटेंट ज़ॉम्बी दिखाई दिया। उसका पूरा शरीर मोटी सींग जैसी कठोर परत से ढका हुआ था। उसने डिफेंस लाइन की परवाह किए बिना सीधे हमला कर दिया। अचानक यिंग के हाथ से आग की एक लपट निकली और म्यूटेंट ज़ॉम्बी का सिर पल भर में छेद दिया गया। उसका शरीर इनर्शिया की वजह से लुढ़कता हुआ आगे बढ़ा और आखिर में फोर्टिफिकेशन से टकराकर रुक गया, जिससे सैंडबैग्स और स्टील बैरियर्स बिखर गए। लेकिन वह राक्षस दोबारा कभी खड़ा नहीं हो सका। उसी समय बाकी अवेकेंड लोग भी एक एक करके एक्शन में आ गए। कुछ देर के लिए जॉम्बी होर्ड के बीच तरह तरह की शक्तियां फूटने लगीं, लेकिन सड़क बहुत चौड़ी थी और जॉम्बीज को जल्दी इकट्ठा करके खत्म करना संभव नहीं हो रहा था। कम्युनिकेशन चैनल पर चीखें और मदद की पुकारें गूंजने लगीं और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। सैनिक बहादुरी से लड़ रहे थे, फिर भी डिफेंस लाइन में दरारें पड़ने लगीं। दर्जनों ज़ॉम्बीज गोलियों की बौछार को पार करके डिफेंस लाइन तक पहुंच गए और सैनिकों को हाथापाई की लड़ाई लड़नी पड़ी। जैसे जैसे ज़ॉम्बीज बढ़ते गए, पूरी डिफेंस लाइन डगमगाने लगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर सर्वाइवर्स डर से कांप रहे थे। कुछ लोग जमीन पर सिकुड़कर बैठ गए थे और माहौल भारी अंधेरे जैसा हो गया था। ठीक उसी समय आप कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकले। अगले ही पल आपकी आकृति गायब हो गई और आप ज़ॉम्बी होर्ड के ऊपर हवा में दिखाई देने लगे। ये देखकर सभी की नजरें आपकी तरफ उठ गईं। आपके सामने एक लकड़ी का बॉक्स प्रकट हुआ, जो टूटते ही दर्जनों स्टील बॉल्स हवा में फैल गईं। आप हवा में स्थिर रहते हुए ज़ॉम्बी होर्ड की तरफ इशारा करते हैं और हल्के से हाथ घुमाते ही वे स्टील बॉल्स एक धातु की बौछार बनकर बिजली की तरह आगे निकल जाती हैं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि मशीन गन की गोलियों की आवाज भी दब गई। एक ही पल में डिफेंस लाइन के सामने खड़े ज़ॉम्बीज टुकड़ों में बिखर गए। तुरंत दूसरी लहर चली, फिर तीसरी, फिर चौथी। जहां भी वह धातु की धारा गुजरती, वहां सिर्फ तबाही रह जाती। आप मानो एक इंसानी गैटलिंग गन बन गए थे। स्टील बॉल्स की भीषण शक्ति ने डिफेंस लाइन के सामने लगभग 50 मीटर तक ज़ॉम्बी हॉर्ड को खाली कर दिया। उस पल पूरा स्क्वायर अजीब सी खामोशी में डूब गया। सिर्फ जनरेटर्स की आवाज गूंज रही थी और हवा में खून की तेज गंध फैल गई थी। कुछ क्षण बाद आप धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। सभी लोग आपको ऐसे देख रहे थे जैसे कोई देवता धरती पर उतर आया हो, लेकिन आप बस इतना कहते हैं, काम जारी रखो। यिंग सबसे पहले होश में आती है और एम्पलीफायर से उसकी आवाज पूरे स्क्वायर में गूंजती है। सब लोग काम पर लग जाओ, मिस्टर गो यहां आलसियों को नहीं रखते। अगले ही पल भीड़ फिर से हरकत में आ जाती है और सर्वाइवर्स जल्दी जल्दी काम पर लौट जाते हैं। हर किसी के दिल में गहरा सम्मान पैदा हो चुका था। उसी समय बेस के अंदर यन वांग यह सब देख रहा था और उसके दिल में बेबसी का एहसास भर गया। काफी देर चुप रहने के बाद उसने कम्युनिकेटर उठाया और आदेश दिया, आज से सभी लोग बिना किसी शर्त के मिस्टर गो के आदेश मानेंगे। वहीं टावर बेस के अंदर एक सफेद कोट पहने रिसर्चर ने आपकी क्षमता का अंदाजा लगा लिया। उसने एनालिसिस रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को भेजी, लेकिन जवाब में उसे सिर्फ एक वाक्य मिला, किसी भी तरह की जांच बंद करो और मिस्टर गो की हर जरूरत पूरी करो। इस समय आप कन्वीनियंस स्टोर के अंदर कुर्सी पर बैठे हुए अभी अभी हुई लड़ाई को अपने दिमाग में दोहरा रहे थे। आपको पता था कि खुद बाहर निकलना जोखिम भरा है, लेकिन आपने जानबूझकर ऐसा किया था। अगर डिफेंस लाइन टूट जाती तो भारी नुकसान होता और साथ ही यह मौका था सबको अपनी ताकत दिखाने का। सबसे जरूरी बात यह थी कि चारों बड़े नेताओं को यह समझ में आ जाए कि आप सिर्फ कन्वीनियंस स्टोर तक सीमित नहीं हैं। कंस्ट्रक्शन साइट की हलचल देखकर साफ था कि आपका यह कदम पूरी तरह सफल रहा। अपोकैलिप्स की दुनिया में ताकत ही सबसे बड़ी सच्चाई है। यह सोचकर आप यिंग को संदेश भेजते हैं, बैटलफील्ड साफ करो और गोल्ड बॉक्सेस इकट्ठा करो। यह सुनकर यिंग तुरंत नाइट सोल स्क्वाड को इकट्ठा करती है और आदेश देती है कि एनर्जी गोल्ड बॉक्सेस इकट्ठा किए जाए। नाइट सोल के सदस्य तुरंत काम में लग जाते हैं और यह देखकर चारों कमांडर्स भी अपने सैनिकों को मदद करने का आदेश देते हैं। आधे घंटे से भी कम समय में बैटलफील्ड साफ हो जाता है। यिंग करीब दर्जन भर एनर्जी गोल्ड बॉक्सेस के कंटेनर लेकर कन्वीनियंस स्टोर के दरवाजे पर पहुंचती है। आप हल्के से हाथ घुमाते हैं और अगले ही पल आधे गोल्ड बॉक्सेस गायब हो जाते हैं।
जबकि बाकी आधे कंटेनरों में रह जाते हैं। आप स्कॉर्पियन और बाकी 3 कमांडर्स की तरफ देखते हुए कहते हैं, यह तुम चारों ताकतों के लिए है, आपस में बांट लो। यह सुनकर चारों की सांसें रुक जाती हैं। स्कॉर्पियन कहता है, मिस्टर गो, ये लड़ाई आपने ही खत्म की है, हमारे लिए इतना लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन आप हाथ हिलाकर कहते हैं, जब तक तुम लड़ाई में शामिल हो तुम्हारा भी योगदान है। यह सुनकर चारों लोग एक साथ कहते हैं, बहुत धन्यवाद मिस्टर गो, और फिर गोल्ड बॉक्सेस आपस में बांट लेते हैं। इसके बाद आप सर्वाइवर्स की तरफ देखते हैं, हाथ उठाते हैं और जोर से कहते हैं, खाने का समय। अगले ही पल जोरदार जयकारे गूंज उठते हैं। सर्वाइवर्स अपने टूल्स फेंक कर पागलों की तरफ फील्ड कॉल्ड्रन्स की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वाई रेन के सदस्य तुरंत आगे आकर व्यवस्था बनाए रखते हैं, लाइन में खड़े हो जाओ, जो लाइन तोड़ेगा उसे आज खाना नहीं मिलेगा। यह सुनते ही सभी शांत हो जाते हैं और लंबी कतार में खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में खाना बांटा जाने लगता है। अनगिनत लोग अपना लंच बॉक्स लेकर जमीन पर बैठ जाते हैं और भूख से खाना खाने लगते हैं। कुछ लोग तो मांस का टुकड़ा खाते खाते रो भी पड़ते हैं। मांस की खुशबू पूरे स्क्वायर में फैल रही थी। सैनिक भी टेबलों के आसपास बैठ गए थे। हर टेबल पर कई तरह के पकवान, एक बड़ी कटोरी सूप और साथ में खुलकर सिगरेट और ड्रिंक्स रखी थी। सैनिक बड़े बड़े कौर लेकर खाते हुए हंस रहे थे और बिना किसी रोक टोक के बातें कर रहे थे। पहले की सारी थकान और तनाव जैसे पल भर में गायब हो गया था। 1 घंटे बाद सबका पेट भर चुका था। तभी कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर खड़ा हुआ और अपना पेट थपथपाते हुए बोला, अब जब सबने खा लिया है तो उठो और काम पर लग जाओ। आज रात हम सोने वाले नहीं हैं। कोशिश करेंगे कि सुबह होने से पहले सारी फाउंडेशंस पूरी कर दें। उसके शब्द गिरते ही हजारों लोगों की जोरदार गर्जना गूंज उठी। ठीक है, किसी भी सर्वाइवर ने शिकायत नहीं की। सभी ने उत्साह से अपने टूल्स उठाए और फिर से अपने काम पर लौट गए। मशीनों की गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई। उसी समय चारों बड़ी ताकतों की नाइट शिफ्ट यूनिट्स ने टेबल पर बचे हुए खाने को देखा और हवा में फैली खुशबू महसूस करते हुए अफसोस करने लगे कि उन्होंने पहली शिफ्ट में ड्यूटी करने की मांग क्यों नहीं की। तभी यिंग अपने लोगों के साथ कुछ बॉक्सेस लेकर आई। उन बॉक्सेस में बिल्कुल नई सिगरेट्स भरी हुई थीं। यिंग ने कहा, यह मिस्टर गो की तरफ से रात की ड्यूटी करने वाले भाइयों के लिए बोनस है। हर किसी को एक पैकेट मिलेगा ताकि जागते रह सको। खत्म हो जाए तो और लेने आ जाना। ये सुनते ही पूरे बेस में हलचल मच गई। हमें भी सिगरेट्स मिल रही हैं। मिस्टर गो तो बहुत ही उदार हैं। सैनिकों को नई सिगरेट्स मिलते ही उनका सारा अफसोस और शिकायत गायब हो गया और उसकी जगह उत्साह ने ले ली। कुछ ही पलों में हर तरफ धुएं की लकीरें उठने लगीं और हर चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी। रात के 3 बज चुके थे। कंस्ट्रक्शन साइट पर शोर कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। कई विशाल कंक्रीट मिक्सर्स गरज रहे थे। थोड़ी देर बाद धूसर कंक्रीट स्लरी पाइप्स के जरिए बहकर नीचे आने लगी और फाउंडेशंस की गहरी खाइयों में बिल्कुल सही जगह पर डाली जाने लगी। सुपरवाइजर यह सब देखकर उत्साह से भर गया। तभी वायरन का एक सदस्य उसके पास आया और बोला, मिस्टर गो आपको बुला रहे हैं। यह सुनकर सुपरवाइजर कुछ पल के लिए चौंक गया, लेकिन तुरंत कन्वीनियंस स्टोर की तरफ दौड़ पड़ा। उस समय आप दुकान के बाहर कुर्सी पर बैठे थे। सुपरवाइजर डरते डरते दरवाजे पर रुका और बोला, मिस्टर गो आपने मुझे क्यों बुलाया? आपने सिर हिलाया। बिना किसी बेकार की बात के उसे एक ब्लूप्रिंट पकड़ा दिया। फाउंडेशंस अच्छी तरह डाली जा रही हैं, लेकिन दीवार में कुछ बदलाव करने होंगे। ये सुनते ही सुपरवाइजर ने ब्लूप्रिंट उठा लिया। प्लान में बहुत घनी रोज दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, आपने शांत स्वर में कहा, दीवारों के अंदर फायरिंग एम्ब्रेजर्स और इंटरनल पैसेजेस बनाए जाएंगे। ऊपर क्रेनल्स और वॉच टावर्स होंगे। साथ ही केबल डक्ट्स भी होंगे ताकि कैमरास और प्रोजेक्टर्स आसानी से लगाए जा सके। मैं चाहता हूं कि यह दीवार सिर्फ ज़ॉम्बीज को रोके नहीं बल्कि उन्हें मार भी सके। मैन पावर और मटेरियल्स की चिंता मत करो। यह सुनकर सुपरवाइजर ने गहरी सांस ली। वह तुरंत समझ गया कि यह स्टैंडर्ड मिलिट्री फोर्टिफिकेशन का डिजाइन है। उसने सिर उठाया और दृढ़ नजर से कहा, मैं यह काम जरूर पूरा करूंगा। इतना कहकर वह ब्लूप्रिंट लेकर तेजी से कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ भाग गया। वहां पहुंचकर उसने सभी मुख्य टेक्नीशियंस को इकट्ठा किया और नए प्लान के मुख्य बिंदुओं को बार बार समझाया। जल्द ही आसमान हल्का हल्का उजाला होने लगा। सर्वाइवर्स की आंखें लाल थीं, लेकिन उनके चेहरों पर थकान नहीं बल्कि काम पूरा होने की खुशी थी।
इस समय सभी फाउंडेशंस पूरी हो चुकी थीं और इंजीनियर्स ब्लूप्रिंट के चारों तरफ खड़े होकर अजीब आकार के मोल्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने अभी अभी बनाया था। ये मोल्ड्स स्टील रीइंफोर्समेंट के बीच लगाए जाएंगे ताकि कंक्रीट दीवार बनते समय स्टैंडर्ड फायरिंग होल्स और इंटरनल पैसेज बन सकें। अब कंस्ट्रक्शन की कठिनाई पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी, लेकिन किसी ने शिकायत नहीं की, क्योंकि सभी जानते थे कि यह मजबूत दीवार ही उनकी जिंदगी की उम्मीद बनेगी। थोड़ी देर बाद एक क्रेन ने धीरे धीरे दीवार का पहला बड़ा सेक्शन उठाया और उसे बिल्कुल सटीक तरीके से फाउंडेशन पर रख दिया, जहां वह स्टील रीइंफोर्समेंट के साथ पूरी तरह फिट हो गया। उसी पल पूरे कंस्ट्रक्शन साइट पर जोरदार जयकारे गूंज उठे। सर्वाइवर्स अपने हाथों में पकड़े टूल्स हवा में लहराने लगे और उनकी लाल आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। वे अपने प्रयासों के नतीजे को गर्व से देख रहे थे। डिफेंस लाइन पर ड्यूटी बदलने आए सैनिक भी यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट में आए इस बड़े बदलाव को देखा और दीवार की मजबूती की तारीफ करने लगे। तभी फिर से खाने की खुशबू फैल गई और उसी समय रोसिनोल की आवाज गूंजी, सब लोग नाश्ता लेने आ जाओ। वहां टेबलों पर गरम गरम सफेद चावल की खिचड़ी और ताजा बने मीट बन्स रखे हुए थे। ये सुनते ही वर्कर्स ने तुरंत अपने टूल्स नीचे रख दिए और फिर से व्यवस्थित लाइन में खड़े हो गए। इस बार कोई भी लालच में जल्दी जल्दी नहीं खा रहा था। सब धीरे धीरे और आराम से खा रहे थे, जैसे वे फिर से पुराने स्थिर जीवन में लौट आए हों। तभी आप कन्वीनियंस स्टोर से बाहर निकले और दरवाजे पर रोसिनोल को बुलाया। आपने कहा, मुझे लगभग 12 घंटे के लिए जाना होगा। मेरी गैरहाजिरी में यहाँ की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस रुकनी नहीं चाहिए। चारों बड़ी ताकतों के मामलों को भी कोऑर्डिनेट करना और भर्ती जारी रखना। लोगों की संख्या की चिंता मत करना। जब तक वे ईमानदारी से काम करें और उनका बैकग्राउंड ठीक हो, उन्हें काम करने दो। रोसिनोल ने गंभीरता से सिर झुकाकर जवाब दिया, ठीक है बॉस। ये कहने के बाद आपने सामने चल रहे कंस्ट्रक्शन को कुछ देर देखा, फिर वापस दुकान में चले गए। इसके बाद आपने टाइम ट्रैवल का इस्तेमाल करके फिर से रियल वर्ल्ड में वापसी की। आधे घंटे बाद आप एक्सन काजी ऑफिस बिल्डिंग के नीचे पहुंचते हैं। वहां जिन पहले से दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा था, उसने कहा, प्रेसिडेंट गो, डायरेक्टर जान ऊपर लाउंज में आपका इंतजार कर रहे हैं। आप सिर हिलाते हैं और जिन के साथ बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में आप लाउंज तक पहुंच जाते हैं। आप देखते हैं कि एक मध्यम उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठा है। वही एनर्जी मिनिस्ट्री के डायरेक्टर जान है और उनके पीछे एक सेक्रेटरी खड़ी है। आपको देखते ही डायरेक्टर जान खड़े हो जाते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, मिस्टर गो सच में युवा और प्रतिभाशाली हैं। आप भी हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, नमस्ते डायरेक्टर जान। इसके बाद दोनों पक्ष बैठ जाते हैं। जिन प्रक्रिया के अनुसार कंपनी का डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत करना शुरू करता है। डायरेक्टर जान ध्यान से सुनते हैं और उनकी सेक्रेटरी तेजी से नोट्स लिखती रहती है। लगभग 15 मिनट बाद जिन की प्रस्तुति खत्म हो जाती है। सबसे पहले डायरेक्टर जान बोलते हैं, मैंने यह टेक्निकल रिपोर्ट पढ़ी है। इसे सच में क्रांतिकारी कहा जा सकता है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि इस टेक्नोलॉजी का स्रोत कितना विश्वसनीय है। आगे होने वाले टेक्निकल अपग्रेड सुरक्षित हैं या नहीं, और प्रोडक्शन को फिर से शुरू करने की गति कितनी तेज होगी। यह सुनकर जिन थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन आपके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आता। आप शांत स्वर में कहते हैं, टेक्नोलॉजी का स्रोत एक कमर्शियल सीक्रेट है, इसलिए मैं उसे उजागर नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि यह टेक्नोलॉजी पूरी तरह मेरे व्यक्तिगत नियंत्रण में है और इसमें कोई पैटेंट डिस्प्यूट नहीं है। आगे के अपग्रेड्स 5वीं जनरेशन तक पहले से प्लान किए जा चुके हैं और प्रोडक्शन 1 महीने के अंदर फिर से शुरू किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को धीमा करने वाली एक ही चीज हो सकती है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल प्रोसीजर्स। यह सुनकर डायरेक्टर जान के होंठों पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आती है। वह कहते हैं, अप्रूवल प्रोसीजर्स की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे पास एक सुझाव है। मैं चाहता हूं कि राज्य निवेश करके एक नई जॉइंट कंपनी बनाए और इसे मिलकर विकसित करे, ताकि YXIG सीरीज बैटरीज का उत्पादन किया जा सके। इसके बदले राज्य आपको पूर्ण राजनीतिक समर्थन देगा। जिन आपकी तरफ घबरा कर देखने लगता है। आप समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि राज्य यिक्सिंग काजी को अपने ढांचे में शामिल करना चाहता है और आपको अपनी सबसे महत्वपूर्ण चीज सौंपनी पड़ेगी। अगले ही पल आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं, प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन शायद
आप एक बात गलत समझ रहे हैं। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूं तो यह राज्य से मदद मांगने के लिए नहीं, बल्कि राज्य को एक मौका देने के लिए है। एनर्जी रेवोल्यूशन में नेतृत्व की स्थिति लेने का मौका। सहयोग की बात करें तो मैं एक नई सेल्स कंपनी बना सकता हूं जो सेना और राज्य के स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स को संभालेगी, जबकि वाइक्सिंग काजी रिसर्च रिजल्ट्स का 90% अपने पास रखेगी। यही मेरी बॉटम लाइन है। आपके शब्द गिरते ही कमरे का माहौल तुरंत ठंडा पड़ जाता है। डायरेक्टर जान का चेहरा साफ तौर पर गंभीर हो जाता है। वह सख्त आवाज में कहते हैं, राज्य की मंजूरी के बिना आपकी बैटरी इस इमारत से बाहर भी नहीं जा सकेगी। यह सुनकर आप कुर्सी पर पीछे टिक जाते हैं और आराम से कहते हैं, आपको क्या लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, अप्रूवल प्रोसीजर्स या यह कि राज्य पूरी तरह एनर्जी कंस्ट्रेंट से मुक्त हो जाए? WD टेक्नोलॉजी की एनर्जी डेंसिटी योंग 1 से 3 गुना ज्यादा है और उसका प्रोटोटाइप टेस्टिंग स्टेज में पहुंच चुका है। मेरी टेक्नोलॉजी चीन में भी रह सकती है, लेकिन यह किसी दूसरे देश में भी जा सकती है। यह सुनते ही डायरेक्टर जान की पीठ पर ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। अगर यह टेक्नोलॉजी किसी विदेशी देश के हाथ लग गई तो वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएंगे। कुछ पल सोचने के बाद डायरेक्टर जान अचानक खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, कृपया मुझे एक फोन कॉल करने दें। यह कहकर वह अपना मोबाइल लेकर रिसेप्शन रूम से बाहर चले जाते हैं। 2 मिनट बाद वह वापस कमरे में आते हैं, गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, हम आपकी सभी शर्तें स्वीकार करते हैं। इतना ही नहीं, राज्य आपको हर संभव समर्थन देगा, बिना किसी सीमा के। यह सुनकर आप धीरे से हाथ बढ़ाते हैं और कहते हैं, तो फिर सहयोग सुखद रहे। डायरेक्टर जान तुरंत हाथ मिलाते हैं, सहयोग सुखद रहे। हाथ मिलाने के बाद माहौल थोड़ा बदल जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट हाइप करें, क्योंकि गाइस जितना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा उतनी जल्दी इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाथ मिलाने के बाद माहौल थोड़ा बदल जाता है। पहले यह एक नेगोशिएशन था, लेकिन अब वह निर्देश सुनने की स्थिति में आ चुके थे। डायरेक्टर जान खुद फैल करके पूछने लगते हैं कि भविष्य में इक्सिंग टेक्नोलॉजी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इक्विपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के इंपोर्ट परमिट से लेकर टेक्निकल वर्कर्स की ट्रांजिशन अरेंजमेंट और भविष्य के एक्सपेंशन के लिए लैंड प्लानिंग तक। वह वादा करते हैं कि इन सभी समस्याओं को एक विशेष कार्यदल 24 घंटे के भीतर हल कर देगा। डायरेक्टर जान के जाने के बाद लिन रिसेप्शन रूम का दरवाजा बंद कर देता है और कुछ देर तक चुप खड़ा रहता है। तभी वह बोलने ही वाला था कि आप उसे रोक देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉलोअप तुम संभालो, क्लॉजेस बिल्कुल वैसी ही हों जैसी मैंने कही हैं। हमें पूरी इनिशिएटिव अपने हाथ में रखनी है। लिन तुरंत सिर हिलाता है, ठीक है। आप आगे कहते हैं, कंपनी का रोज का संचालन अभी भी तुम्हारे जिम्मे रहेगा। इतना कहकर आप बाहर जाने लगते हैं। लिन पूछता है, आप कहां जा रहे हैं? आप बस कहते हैं, कुछ काम है। आपकी आकृति दरवाजे से गायब हो जाती है और लिन खाली रिसेप्शन रूम में अकेला रह जाता है। उसका दिमाग अभी भी उलझा हुआ था। आप इक्सेन टेक्नोलॉजी बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और एक सफेद वैन में बैठ जाते हैं, लेकिन गाड़ी तुरंत स्टार्ट नहीं करते। आप अपना फोन निकालते हैं और उस नंबर को डायल करते हैं जो आपको अभी अभी डायरेक्टर जान के असिस्टेंट ने दिया था। उस कार्ड पर सिर्फ एक ही नंबर था, एक स्पेशल 24 आवर लाइन जो आपकी किसी भी समस्या को हल कर सकती थी। फोन लगभग तुरंत उठ जाता है। मिस्टर लिन, डायरेक्टर जान की आवाज सुनाई देती है, जिसमें उत्साह और सावधानी दोनों थी। इस समय वह मंत्रालय लौटती हुई ऑफिशियल कार में बैठे थे और अभी अभी हुई बातचीत के हर विवरण को याद कर रहे थे। आप शांत आवाज में कहते हैं, डायरेक्टर जान, औपचारिक बातें छोड़ते हैं। आपने कहा था कि आप मुझे बिना सीमा के पूरा समर्थन देंगे, तो मेरी पहली मांग सुनिए। डायरेक्टर जान तुरंत सीधा बैठ जाते हैं। उन्हें लगा था कि आप शायद टेन एनर्जी के सैकड़ों अरब के बैड डेट्स के निपटारे की बात करेंगे या विदेशी सप्लायर्स के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए राज्य की मदद मांगेंगे। वह कहते हैं, कृपया बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप ड्राइवर सीट पर टिककर खिड़की से बाहर देखते हैं और कॉल कनेक्शन चेक करते हुए कहते हैं, मुझे गोलियां चाहिए, 7.62 मिलीमीटर राइफल बुलेट्स, 10 लाख कार्ट्रिज, 12.7 मिलीमीटर हैवी मशीन गन बुलेट्स, 5 लाख कार्ट्रिज और साथ में कुछ ग्रेनेड्स भी एहतियात के लिए। फोन पर अचानक मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। डायरेक्टर जान के हाथों में ठंडा पसीना आ जाता है। उन्होंने सोचा था आप पैसे,
पॉलिसीज या रेयर प्रोडक्शन मटेरियल्स मांगेंगे, लेकिन इतना बड़ा हथियारों का वॉटर, ये तो देश की सबसे संवेदनशील रेड लाइन को छूता था। कुछ देर बाद उनकी सूखी आवाज आती है, मिस्टर लिन, यह असंभव है। हथियार और एम्यूनिशन राज्य द्वारा सबसे कड़े स्तर पर नियंत्रित वस्तुएं हैं। किसी को भी निजी तौर पर इन्हें रखने की अनुमति नहीं है। ये गंभीर अपराध है और आपकी मांग की मात्रा बहुत बड़ी है। आप बिल्कुल शांत स्वर में कहते हैं, मुझे पता है, इसलिए तो मैं आपसे संपर्क कर रहा हूं। आपने अभी कहा था कि आप मुझे हर तरह का समर्थन देंगे, बिना सीमा के। यही मुझे चाहिए। डायरेक्टर जान का दिमाग तेजी से काम करने लगता है। वह सोचने लगते हैं कि आखिर एक नई एनर्जी बैटरी बनाने वाला आदमी गोलियां क्यों मांग रहा है। क्या यह देश की नीयत की परीक्षा है? कुछ पल बाद वह धीरे से कहते हैं, मिस्टर लिन, आपकी यह मांग थोड़ी। आप उनकी बात काट देते हैं। अगर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देना मुश्किल है तो रॉ मटेरियल्स दे दीजिए, मैं खुद प्रोसेसिंग कर लूंगा। फोन पर फिर से गहरा सन्नाटा छा जाता है। लगभग 1 मिनट तक आप कुछ नहीं कहते, बस इंतजार करते हैं। आखिरकार डायरेक्टर जैन की आवाज फिर आती है, मुझे इस बारे में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल्स। कॉल कट जाती है, लेकिन डायरेक्टर जान का हाथ अभी भी फोन को कान के पास पकड़े रहता है, जबकि स्क्रीन पहले ही बंद हो चुकी थी। उनकी कार में बैठे 2 युवा क्लर्क्स भी इतनी देर से चुप थे कि वे जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे।